हेलो नमस्कार एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। जो भी आपके डाउट्स वगैरह आते रहते हैं, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से, तो मैं सोल्व करवाता रहता हूँ चीज़ों को। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद हम अपना ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूँ कि हमारा जो है एनवीएस और यूपी पीजीटी का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी बच्चों ने आकर के ज्वाइन कर भी लिया है। तो मैं चाहता हूं कि एग्ज़ाम आपके 2 महीने बाद लगभग होने की संभावना है। तो एग्ज़ाम हुए उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग अभी टाइम से इनको कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, जो इंटरेस्टिंग या इच्छुक विद्यार्थी हैं, वो अगर टाइम से इन कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम से पहले टाइम से ये कोर्स कवर हो जाएगा इन दोनों सब्जेक्टों को लेकर के। ठीक है? तो उसमें क्या है कि टाइम फिर आपका कोर्स होने के बाद 10-15-20 दिन का या लगभग ऐसे आपके पास टाइम बच जाएगा, जिसमें आपने जो भी ये कोर्स किया है उसमें आपको रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा, जिससे कि आपकी चीज़ें जो है और ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव तैयार हो जाएंगी और जिससे आपका जो है रिजल्ट पॉजिटिव और अच्छा ही आएगा और इसमें आपकी सिलेक्ट होने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ेगी। तो इसलिए जिनको अगर तैयारी करनी है तो मेरा उन लोगों से या उन बच्चों से एक यही सजेशन रहेगा कि कृपा करके आप लेट ना करें। जो बैच चल रहा है अभी उसके साथ में आकर के ज्वाइन कर ले जल्दी से, वरना लेट करने में कोई फायदा नहीं है आप लोगों का, आप लोगों का ही नुकसान होगा। क्लियर? तो उसके बाद चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ सीधा। तो ये हमारा 2021 वाला पेपर सोल्व करवा रहा था। आज ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी। लगभग पहली क्लास में हमने 25 क्वेश्चन वाला जो है पोर्शन कंप्लीट करवा लिया, जो सबके लिए कॉमन रहता है। उसके बाद हमने 1 से लेकर के यानी 50 जो क्वेश्चन थे वो हम देख चुके। तो ये हमारा हो गया 75 टोटल क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन पेपर के, और बच गए हमारे 25 जो आज हमारे कवर हो जाएंगे, यानी 51 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें 51 नंबर पे 50 तक हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो इसमें दिया हुआ है कि नाट्य शास्त्र की टीका कौन सी है। तो नाट्य शास्त्र की टीका कौन सी हो जाएगी? अभिनव भारती। कलानिधि नहीं होगी, क्यों? ये किसकी है? संगीत रत्नाकर। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी कौन कौन से उन्होंने, क्या नाम है, जो हमारा संगीत रत्नाकर था उसकी 2 टीकाएं लिखी गई थी। क्लियर? उन दोनों टीकाओं के बारे में हमने चर्चा की थी कि दोनों टीकाएं किन किनों ने लिखी थी। सिंह भूपाल और कलानिधि। किसने लिखी थी? ये कलानिधि कलीनाथ ने। तो ये हमारी इसमें बात आ जाती है कलानिधि की संगीत रत्नाकर में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लिया इन्होंने नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र की टीका कौन सी ग्रंथ होगी? अभिनव भारती। इसको ध्यान रखना। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 52। उन्होंने पूछ लिया यहाँ पे कि किस काल में द्रुपद शैली की प्रधानता रही है। अब किस काल में? पहले ऑप्शन हमारा आता है कनिष्क काल। अगर कनिष्क काल का जो टाइम पीरियड था वो था 78 ईस्वी के आसपास। जिन्होंने मेरी क्लास 6 वाले जो यूनिट की जो क्लास है पहली, जिसमें प्राचीन वैदिक काल से लेकर के हम मध्यकाल तक आते हैं, उसमें ये पोर्शन मैंने कंप्लीट करवाया था। कनिष्क काल भी उसके वहीं पर इसका जिक्र या डिस्कशन हुआ था हमारा। तो आप लोगों ने अगर क्लास लिए तो आई होप आपको पता होगा। ये 78 ईस्वी के आसपास था हमारा। और लोधी काल जो है ये हमारा आया था लगभग 1414 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के आसपास। क्लियर? 1526। उसके बाद मुगल काल की जब हम बात करते हैं तो मुगल काल हमारा इसका टाइम पीरियड क्या था? 1526 के आसपास, यानी लोधी काल खत्म हुआ 1526। उसके बाद में मुगल काल जो है वो शुरू हो गया था।
और लास्ट में तुगलक काल की बात करें तो ये थोड़ा पहले आता था। इसका टाइम पीरियड कौन सा था? 1320 ईस्वी से लेकर के 1412 ईस्वी तक का टाइम पीरियड था। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा कनिष्क, दूसरे नंबर पे आ जाएगा तुगलक, फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा लोधी, और लास्ट में चौथे नंबर पे आ जाएगा मुगल काल। अब मुगल काल में आप लोगों ने ध्यान दिया हो, स्वामी हरिदास जी थे। चलो ये बाद में बताता हूँ, पहले मुगल काल की जब बात करते हैं तो कौन थे? बादशाह अकबर। इनके दरबार में कौन कौन थे? तानसेन। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास जी। और हरिदास का शिष्य तानसेन, और इनका शिष्य कौन था? बैजू बावरा। क्लियर? तो ये सब क्या थे? स्वामी हरिदास जी क्या गाते थे? ख्याल तो गाते नहीं थे, क्या गाते थे? ध्रुपद। तानसेन भी ध्रुपद गाते थे, लेकिन बाद में ये ख्याल गाने लगे। बैजू बावरा जो थे ये भी क्या गाते थे? ध्रुपद। तो किस टाइम पीरियड में आ जाएगा अभी हमारा आंसर? मुगल काल में। तो ध्रुपद शैली की प्रधानता रही है किस काल में? मुगल काल के अंदर। क्लियर? इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 53। इसमें इन्होंने पूछा है 53 में, निम्नलिखित में से किन रागों को संधि प्रकाश राग के रूप में नहीं जाना जाता? अब पिछली लेक्चर में या क्लास में मैंने संधि प्रकाश के बारे में बता चुका था। तो अब यहाँ पे ये बात आ गई है कि निम्नलिखित में से किन रागों को संधि प्रकाश राग के रूप में नहीं जाना जाता? ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। हमें यहाँ पे नहीं बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि संधि प्रकाश जो है भैरव हमारा आता है, सुबह टाइम पीरियड का गाने का राग है, तो ये भैरव हमारा संधि प्रकाश राग में आ जाता है। तो इन्होंने बोल दिया कि संधि प्रकाश राग के रूप में नहीं जाना जाता, तो ये भैरव तो जाना जाता है। यानी जहां पे डी ऑप्शन होगा लिखा हुआ वो कट जाएगा। डी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है ये नहीं होगा, और डी इसमें भी ये भी नहीं होगा। यानी मतलब कि हमारा जो आंसर है वो तो या तो ए होगा या बी होगा, ये कंफर्म हो गया हमारा। अब इसमें क्या होता है कि भाई सी हमारा मैच हो गया इन दोनों ऑप्शनों में, और ए मैच हो गया। अब बात अटक गई बी और ई को लेकर के। अब बी हमारा पूर्वी और ई हमारा भीमपलासी। अब इनकी अगर बात करते हैं संधि प्रकाश राग की लेकर के, तो हमारा भीमपलासी जो है उसका गायन समय है दिन का तीसरा पैर, और पूर्वी की जब बात करते हैं तो ये हमारा दिन का चौथा पैर। तो चौथा पैर का मतलब क्या हो गया? दिन में कितने पैर होते हैं? 4 पैर। पहला पैर हमारा हो गया सुबह 7 से 10, 10 से 1, 10 से 11, 3-3 घंटे का पैर होता है। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और लास्ट हो गया 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। यानी ये हमारा चौथा पैर होता है 4 से 7 वाला। यानी शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच में संधि प्रकाश आ जाता है, तो मतलब कि हमारा पूर्वी हो जाएगा। यानी बी ज्यादा रिलायबल रहेगा हमारा। ई और बी की जब बात करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन ज्यादा मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? ए बी सी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 53 का पहला। ठीक है, हाँ सॉरी, मैं थोड़ा सा इसमें गलती ये कर गया, इन्होंने ये बोल दिया कि संधि प्रकाश के रूप में नहीं जाना जाता, तो मैंने आंसर कर दिया जो जाना जाता है। तो ये तो संधि प्रकाश के रूप में जाना जाएगा पूर्वी, नहीं जाना जाएगा कौन सा? तीसरा पैर। तीसरा पैर 1 से 4 बजे तक का टाइम होता है, तो ये ई आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, मैं भी गलती कर गया इस नई को ऊपर फोकस ना करके,
तो इसलिए आप लोग भी कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में। इस क्वेश्चनों को ऐसे घुमा देते हैं कई बार कि ये ऐसे शब्द आ जाते हैं, हम उसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं और आंसर जो है हमारा गलत हो जाता है। क्लियर? ये हमारा 53 था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है 54। 54 की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या पूछा है, निम्नलिखित कलाकारों के उम्र की वरिष्ठता के बढ़ते क्रम में सही क्रम चुनिए। अच्छा, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब कि छोटी एज फिर बड़ी फिर और बड़ी फिर और बड़ी, ठीक है। तो ऐसे बढ़ती हुई एज में चलना है अपने को, छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, आप इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुमार बोस जी जो हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1953। उसके बाद अरविंद पारिक जी का जन्म जो है वो आता है लगभग 1927 के आसपास। अब्दुल रशीद खान साहब, इनका जन्म जो है वो है 1908 में। और पंडित देबू चौधरी जी जो हैं, देबू जी या देवव्रत चौधरी, इनका जन्म आता है 1935 में। तो सबसे छोटे कौन हो गए इनमें, कुमार बोस जी हो गए, ठीक है। तो कुमार बोस, इसके बाद इनसे बड़े कौन आ जाएंगे, 1953 के बाद कौन आता है, 1953 से बड़े इनके आ जाएंगे 1935 वाले, कौन, देबू चौधरी जी, ठीक है। यानी कुमार बोस फिर देबू चौधरी, तो कुमार बोस फिर देबू चौधरी, फिर आ जाते हैं अरविंद पारिक जी, हाँ ये सही है, फिर अब्दुल रशीद, ये सबसे लास्ट में, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। क्लियर? यानी मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इनकी लिखूं 1953, फिर इनसे बड़े कौन हो जाएंगे, 1935 में इनका जन्म हुआ देबू चौधरी जी का, फिर अरविंद पारिक जी का हुआ 1927 में, ये इनसे भी बड़े हो जाएंगे, और अब्दुल रशीद खान का हुआ तो 1908 में, ये इनसे भी बड़े हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा सीनियर कौन हुए, अब्दुल रशीद खान। क्लियर? उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 55। हरिनाश्व कल्पनाता मार्गी किस ग्राम की मूर्छनाओं के नाम है। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मूर्छनाओं। देखा होगा कि मूर्छना पे कितने क्वेश्चन हमारे आए हैं। क्लियर? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, हमारी षड्ज ग्राम की मूर्छनाएं होती है और मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं होती है। तो वैसे ये मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं के नाम है। तो मैं वापस से एक बार ना लिख करके मैं आपको मुंह जबानी या वर्बली आपको बता देता हूँ। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि ये चीज रिपीट होगी तो आपके दिमाग में इतनी जल्दी बैठेगी, है ना। तो मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं कौन कौन सी थी हमारी, सोवीरी, हरिणाश्व, कलोपनाता, शुद्ध मध्यमा, शुद्ध मध्यमा के बाद हमारा आता है मार्गी, औरवी और हर्षिय का। सोवीरी कौन सा स्वर हो जाएगा, मा, ये गा, रे, सा, नी, धा, आ। क्लियर? अब यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया कि हरिणाश्व, हरिणाश्व ये रहा, कलोपनाता, कलोपनाता ये रहा, और मर्गी, मर्गी ये रहा। किस ग्राम की मूर्छनाओं के नाम है, तो किसके हो जाएंगे, मध्यम ग्राम के। क्लियर? तो ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं अभी, ये सिर्फ एक पेपर की बात कर रहा हूं मैं, 2021 में जो हुआ था वो। तो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आप लोगों के सामने, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है इसको याद करना। क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 56। इसमें इन्होंने बोल दिया
कि प्रातः काल से दिन के मध्य पैर, यानी मोटी बात बताऊं तो मैं सुबह से लेकर के दोपहर तक के राग प्रस्तुति के बढ़ते क्रम में सही क्रम चुनिए। अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन में बताया गया है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ राग सिंस मॉर्निंग टिल इमीडिएटली इन द असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी राग जो सुबह गाया जाता है, फिर उसके बाद इनका पहला पैर, फिर दूसरा पैर, फिर तीसरा, फिर ऐसे करके बढ़ते हुए क्रम में चलना है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन को लेकर के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है भटियार, जो है ये हमारा गाया जाता है रात्रि का चौथे पैर में, यानी रात्रि का अंतिम पैर। ठीक है, अंतिम पैर कौन सा होगा? शायद ये होता है 4 से 7 बजे का सुबह का, तो ये भटियार उस समय गाया जाता है। उसके बाद अहिर भैरव की जब हम बात करें, अहिर भैरव राग है जो है हमारा, ये किस समय गाया जाता है? सुबह टाइम में, यानी दिन का प्रथम पैर। उसके बाद में बात करते हैं अहिर भैरव के बाद आसावरी हमारा, आसावरी किस समय गाया जाता है हमारा? आसावरी गाया जाता है हमारे दिन का सेकंड पैर में। और लास्ट में हमारा बात है मध्यमाद सारंग, ये मध्यमाद सारंग राग किस समय गाया जाएगा? ये भी दिन का सेकंड पैर के टाइम में गाया जाता है, यानी भटियार, उसके बाद फिर ये रात का हो गया, फिर दिन का पहला, फिर ये दिन का दूसरा, ये पूर्वांग भाग में गाया जाता है, दिन के दूसरे के पूर्वांग में, ये दिन के दूसरे के उत्तरांग में। ठीक है, तो उसके बाद ये आ गया, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा मैच हो गया ये तो। क्लियर? उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने 57। इन्होंने पूछ लिया यहाँ पे, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ इसको ताकि सभी ऑप्शन आपको अच्छे से दिखे। हाँ, ये रजा खानी गत जो है सितार की, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके वजन रजा खानी गत कौन सी होती है? द्रुतगत। क्लियर? इसके वादन के बाद झाला बजाया जाता है, बिल्कुल ये बात सही है हमारी, यानी ए सही है। जहां पे ए नहीं है वो हमारा कट जाएगा, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, ये कट गया, इसमें ए नहीं है, ये कट गया। अब हमारा सिंपल सा दो ऑप्शनों के बीच में टक्कर है, ए बी या ए डी। अब बाकी सब चीज छोड़ दो, सिर्फ ए तो हमारा मैच हो ही रहा है। अब हमारा बी और डी में से एक आंसर होगा। बी है, यह विलंबित 3 ताल में बजाया जाता है। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है मामला। और डी में क्या है? यह मध्य व द्रुत 3 ताल में बजाया जाता है। हाँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ये मेरे हिसाब से आंसर ए और डी आना चाहिए। तो इन्होंने क्या दिया है? आंसर यही दिया है। क्लियर? ए और डी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 58। इनमें से एक संगीत शास्त्रकार नहीं है। अब संगीत शास्त्रकार का मतलब जो है वो ये होता है कि जो शास्त्रकार यानी शास्त्र लिखे हुए हो, यानी बुक्स या ग्रंथ जिन्होंने लिखी हो, ठीक है, तो वो शास्त्रकार हो जाता है। तो उन्होंने बोल दिया कि इनमें से कौन सा शास्त्रकार नहीं है, तो कौन सा होगा? प्रेमलता शर्मा की प्रेमलता शर्मा जी की काफी बुक्स हम देखने को मिलती है, इनके बारे में पढ़ने को भी मिलता है। आरसी मेहता जी की काफी बुक्स हमें देखने को मिलती है। सुभद्रा चौधरी की भी काफी बुक्स हमें देखने को मिलती है। विदुषी किशोरी अमोणकर की नहीं देखने को मिलती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विदुषी किशोरी अमोणकर। ये शास्त्रकार नहीं थी, ये गायकार थी। ठीक है, यानी संगीत के प्रैक्टिकल पक्ष से अपना संबंध रखती थी। ये प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरेटिकल भी रखते थे बाकी तीनों। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा 58 के बाद 59, इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है
कि 59 में इन्होंने क्या कहा है, किस वेद के समस्त गेय मंत्रों के लिए साम शब्द का प्रयोग हुआ है। किस वेद के समस्त गेय मंत्रों के लिए, तो ये ऋग्वेद आएगा हमारा। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको लेक्चर लिया था तो उसमें भी बताया था कि ऋग्वेद में जो ऋचाएं थी, ठीक है, उसका उस उनकी स्तुति की जाती थी, लेकिन उन सॉरी जो ये मंत्र थे ऋग्वेद के, उनकी ऋचाओं के रूप में उनको गाया जाता था, उनकी स्तुति की जाती थी। उन इन्हीं जो ऋग्वेद के जो मंत्र थे उसको सामवेद में लिया गया और इसको गायन के माध्यम से इन मंत्रों का उच्चारण किया जाने लगा। ठीक है, तो यानी दोनों में क्या फर्क था, ये स्तुति का इनका उच्चारण किया जाता था और इनमें उन्हीं मंत्रों को गायन के माध्यम से प्रयोग किया जाता था। तो जो ऋग्वेद के मंत्र सामवेद में गायन के माध्यम से गाए जाते थे, तो उनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया, साम गायन। ठीक है, तो इसलिए अब क्वेश्चन में यह बोला गया कि किस वेद के समस्त गेय मंत्रों के लिए साम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो किस वेद के समस्त गेय मंत्र, ऋग्वेद के समस्त मंत्रों के लिए साम शब्द का प्रयोग हुआ है। क्लियर? इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने 59 के बाद 60 क्वेश्चन 60वां हमारा है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या लंघन मूलक अल्पत्व का उदाहरण है। तो आप लोगों को अगर ध्यान हो, मैंने आप लोगों को अल्पत्व और बहुत दो चीजें पढ़ाई थी, जिसके दो प्रकार थे अल्पत्व के। एक तो था हमारा पहला क्या था, लंघन, और दूसरा क्या था, लंघन और अनभ्यास। अब इस क्वेश्चन में अनभ्यास की कोई बात की नहीं गई है, सिर्फ बात की गई है लंघन की। लंघन मतलब कि लांग करके जाना। ठीक है, यानी अल्पत्व लांग करके जाना। निम्नलिखित में देखिए कौन सा जो है उदाहरण और लांग करके जाने की उदाहरण होगा इसमें से। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि आरोह में बिहाग का ऋषभ। तो बिहाग की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिहाग का आरोह हमारा होगा हाँ, ये हमारा बिहाग का आरोह हो जाएगा। ठीक है, इसके आरोह में क्या वर्जित होगा, आरोह में वर्जित इसके हो जाएगा रे और धा। क्लियर? तो यानी इसका जो है रे और धा इसके वर्जित हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि आरोह में बिहाग का ऋषभ। हाँ, ऋषभ तो इसमें लग नहीं रहा, यानी लंघन यानी लांग करके चले गए, तो यही हमारा आंसर हो रहा है ना। तो अवरोह में बिहाग का रे, अब बिहाग का रे तो का तो उल्लंघन कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी जाति जो है वो ओडव और संपूर्ण है। क्लियर? इसकी जाति ओडव संपूर्ण, यानी जाएंगे जब संपूर्ण स्वर सातों स्वर को प्रयोग किया जाएगा तो इसके अवरोह में बिहाग का ऋषभ। तो ये बात तो गलत है, ऋषभ तो लगेगा अवरोह में। गोरख कल्याण का रे, इसमें भी गोरख कल्याण का रे लगता है, ये बात भी गलत हो जाती है यहाँ पे। आरोह में शुद्ध कल्याण का रे, तो आरोह में शुद्ध कल्याण का रे अब बिल्कुल लगता है इसमें भी। ठीक है, तो ये भी इस क्वेश्चन के हिसाब से बात गलत हो जाएगी। क्लियर? तो यानी आरोह में शुद्ध कल्याण का जो है रे, उसको हम उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए बात गलत होगी। क्लियर? अब हमारे पहला ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60 का 1। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 61। 61 में इन्होंने क्या दिया है, ये मैच करवाना है। ये इधर तो संगीतकार हो गए और इधर इनके ग्रंथ हो गए। चलिए ठीक है। अब नान्यदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, भरतभाष्य, ये सबको पता ही होगा। राणा कुंभा ने संगीत राज, रामा माते ने स्वर मेल कला निधि, श्रीकंठ, श्रीकांत नहीं है, ये गलत मिस प्रिंट हो गया, श्रीकंठ आएगा, श्रीकंठ ने रस कौमुदी। तो रमा माते का स्वर मेल कला निधि, यानी ए का 3 किस में है, इसमें आ जाएगा ए का 3, बस। क्लियर?
बी का 4, क्या मैंने सही किया? मैं एक बार देख लेता हूँ। नान्यदेव का भरत भाषम, ये भी सही है, बी का 4। और सी का 1 श्रीकंठ ने रसकौमुदी, ये भी सही है। लास्ट में महाराणा कुंभा ने संगीत राज, यानी डी का 2, डी का 2 इसमें। हाँ ठीक है, सही है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 62। इसमें इन्होंने बोल दिया कि कृति, रागम, जावली आदि का प्रयोग किस पद्धति में किया जाता है? दक्षिण संगीत पद्धति में किया जाएगा। उत्तरी में भी नहीं होता, ना वैदिक में होता था, ना पाश्चात्य में होता। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा? फर्स्ट, दक्षिण संगीत पद्धति। क्लियर। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ 63। तो ये क्या कह रहा है कि ध्रुपद के साथ संगत किए जाने वाली ताल कौन सी है? अब ध्रुपद की ये चर्चा हमारी पहले भी हुई थी। ध्रुपद में कौन कौन सी तालों की का प्रयोग किया जाता है, इसका एक क्वेश्चन भी आया था कि ध्रुपद के साथ संगत की जाने वाली ताल कौन सी है? सूलफांक ताल। आप लोगों को ध्यान हो, है ना, इसमें शायद 25 वाला जो पैटर्न क्वेश्चन करवाया था, जो बेसिक सबके लिए होता है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। और उस टाइम पे भी मैंने ध्रुपद के साथ प्रयोग की जाने वाली ताले मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। अगर नहीं लिखी थी, कोई नए बच्चे हैं, तो मैं एक बार फिर से रिपीट यहाँ पे कर देता हूँ। ध्रुपद के साथ कौन कौन सी ताल का प्रयोग किया जाता है, आप नोट कर लेना। 4 ताल, उसके बाद में ब्रह्म ताल भी है हमारी, तूल ताल, तीव्र ताल, मत ताल, और लास्ट है हमारी सूलफांक ताल। क्लियर। तो अब ध्रुपद के साथ संगीत की जाने वाली तालें, अब ये 4 ताल हमारी हो गई। तो एक ये हो जाएगा रूपक, इसमें नहीं दे रखी है। सूल ताल ये दे रखी है, तो हमारी सूल ताल हो जाएगी। सवारी ताल, सवारी इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए और सी। तो ए और सी किस में दे रखा है? सेकंड में। क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ध्रुवा गान का उल्लेख मिलता है। अब ध्रुवा गान का उल्लेख कहाँ पे मिलता है भाई? सबसे पहले हमें ध्रुवा गान का उल्लेख हमें मिलता है नाट्य शास्त्र में। क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को एक बात बताते हुए आया था कि आज के टाइम में क्या गाया जाता है? ख्याल। इससे पहले क्या गाया जाता था? ध्रुपद। ध्रुपद से पहले क्या गाया जाता था? प्रबंध। प्रबंध से पहले क्या गाया जाता था? ध्रुवा। क्लियर। तो ये ध्रुवा जो टाइम पीरियड था वो किस समय का था? नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र का जो टाइम पीरियड था 200 से 400 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड था, उस समय पे ध्रुवा गाई जाती थी। और सारंग देव के समय पे प्रबंध गाए जाते थे। ठीक है। और फिर उसके बाद ध्रुपद आया, और उसके बाद में लास्ट में क्या है? ख्याल, जो आज के टाइम में चल रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि ध्रुवा गान का उल्लेख किसमें है? नाट्य शास्त्र में। ध्यान रखना इसको। 64 के बाद हम चलते हैं अपने 65 क्वेश्चन के ऊपर। उन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पे? विकृत स्वरों की शून्य से अधिक संख्या के प्रयोग क्रम में निम्नलिखित रागों का सही क्रम चुने। यानी विकृत स्वरों की, अच्छा विकृत स्वर हमारे कौन से हो गए? विकृत स्वरों की न्यून से अधिक संख्या। तो विकृत स्वर हमारे हो गए जैसे कि मा तीव्र हो गया, है ना, नी कोमल हो गया। किसी थाट में सिर्फ मा तीव्र लगेगा, एक में नी कोमल लगेगा, एक में गा और नी कोमल लगेगा, एक में रे और धा कोमल लगेगा। ठीक है, ऐसे करके हमारे ठाटों में ये लगते हैं। यानी ये क्या सब क्या हो जाएंगे? विकृत स्वर हमारे हो जाएंगे। तो उसी चीज को लेकर के इन्होंने बोला है कि विकृत स्वरों की न्यून यानी कम से अधिक संख्या के प्रयोग क्रम को निम्नलिखित
रागों का सही क्रम चुनाव करें। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया है, आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। तो इन्होंने पूछ लिया है शुद्ध कल्याण की जब हम बात करते हैं, इसका आंसर सी आ जाएगा। क्यों? शुद्ध कल्याण जो है इसमें सभी शुद्ध स्वर आएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे शुद्ध कल्याण में सभी शुद्ध स्वर? वैसे है तो ये कल्याण ठाट से, किस ठाट से है? कल्याण से। लेकिन सभी स्वर इसमें शुद्ध क्यों आएंगे? क्योंकि आप तो लोग सोच रहे होंगे सर कल्याण तो ठाट में तो मा तीव्र लगता है, मध्यम तीव्र का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें सभी शुद्ध स्वर क्यों आएंगे? क्योंकि इसके जो है आरोह में, अभी भी चर्चा हुई थी थोड़ी देर पहले, मध्यम और निषाद वर्जित होता है और अवरोह में मध्यम वर्जित होता है। तो यानी मध्यम जो है संपूर्णतः वर्जित होने की वजह से इस राग में क्या होता है, सभी स्वर शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बागेश्वरी की बात करते हैं। ये किस थाट से आता है बागेश्वरी? काफी थाट से। काफी थाट में क्या होता है, गंधार और निषाद दोनों कोमल मिलते हैं। उसके बाद अगला जौनपुरी। फिर जौनपुरी किस थाट में आ जाता है? जौनपुरी हमारा आसावरी में। यहाँ स्वर होते हैं आसावरी के गा, धा और नी कोमल हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट आता है हमारा भैरवी। तो भैरवी में कौन से स्वर लगते हैं? ये भैरवी भैरवी ठाट से आएगा और इसमें जो लगने वाले स्वर हैं वो होंगे रे, गा, धा, नी कोमल। यानी शुद्ध कल्याण में सभी शुद्ध थे, इसमें दो विकृत हुए, इसमें तीन हो गए और इसमें चार हो गए। तो यानी ये सीरीज यहाँ पे चल रही है, शुद्ध कल्याण, बागेश्वरी, जौनपुरी, भैरवी। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। क्लियर है? 65 बाद 66 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आ गए। चलो एक बार पैराग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चन एक बार में सोल्व हो जाएंगे हमारे। जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग अर्थात पादनिसा इन स्वरों में होता है वे उत्तरांग वादी राग कहेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। ऐसे राग प्राय दिन के उत्तर भाग अर्थात रात के 12 से दिन के 12 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। जैसे आसावरी का वादी स्वर क्या है? धैवत है, अर्थात सप्तक का उत्तरांग स्वर है, तो इसके गान वादन का समय भी प्रातः काल है। यानी रात के 12 से दिन के 12 का टाइम पीरियड होता है ना, ये कौन सा? उत्तरांग वाला। उसके बाद यमन का वादी स्वर गंधार हो जाता है, जो कि सप्ताह के पूर्वांग से लिया हुआ है। अतः इसलिए यमन का जो गायन समय है वो रात्रि का प्रथम पैर है, यानी दिन के 12 से रात के 12 का जो टाइम पीरियड होता है किसका? पूर्वांग का। इसलिए यमन जो है वो पूर्वांग आदि राग, आसावरी जो है उत्तरांगवादी राग कहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो स्वर और समय के अनुसार उत्तर भारतीय संगीत रागों के 3 वर्ग हैं। कौन सा? पहला है कोमल रे धय वाले राग, शुद्ध रे धय वाले राग और कोमल गानी वाले राग। किसी थाट के सुरों में से 5, 6 या 7 सुरों को लेकर के जब कोई राग तैयार किया जाता है तो जितने स्वर उस थाट से लिए जाते हैं उसी के आधार पर ओडा, साडा, संपूर्ण यह 3 रागों की जातियां मानी गई है। हाँ बिल्कुल, ये भी बात सही है। चलो ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर जिन लोगों को हिंदी में नहीं आया समझ में तो आप लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा 10-20 सेकंड के लिए यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, या फिर आप पॉज करके इसको पढ़ लेना। मैं आगे चलता हूँ, इसको क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से उत्तरांगवादी राग कौन सा है? अब उत्तरांगवादी राग का मतलब क्या हो गया? जिसका वादी स्वर पा, धा, नी और सा में से हो और जिसका गायन समय क्या होगा? रात के 12 से लेकर के दिन के 12 तक।
ये उत्तरांगवादी राग की पहचान होती है। क्लियर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आभोगी की जब हम बात करते हैं तो आभोगी जो है इसका गहन समय रात्रि का दूसरा पहर आ जाता है। अडाना की बात करते हैं तो ये है रात्रि का तीसरा पहर आ जाता है। उसके बाद कलावती की बात करते हैं तो इसका गहन समय है मध्य रात्रि। और किरवानी की बात करें तो इसका भी गहन समय क्या होता है, रात्रि का दूसरा, या फिर हम कह सकते हैं मध्य रात्रि। तो रात्रि का दूसरा पैर कौन सा हो जाता है हमारा टाइम पीरियड, 7 से 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, क्लियर, वो सेकंड पैर में आ जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि निम्नलिखित में से उत्तरांगवादी राग कौन सा है। अब उत्तरांगवादी का मतलब ये हो गया उत्तरांग भाग में गाया जाता है, रात के 12 से दिन के 12 तक। वो रात के 12 से दिन के 12 तक गाएंगे तो रात के 12 के बाद टाइम हो जाता है ये वाला थर्ड पैर का। तो हमारा क्या जाएगा आंसर, अडाना। क्लियर। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 67, पैराग्राफ सेम रहेगा। हमने पूछ लिया है कामोद राग जो है कौन सी जाति का राग है। कामोद कौन सी जाति का राग होगा हमारा, वक्र संपूर्ण। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 68, इसमें इन्होंने क्या दिया है, आसावरी राग के विकृत स्वर कौन कौन से हैं। आसावरी अब जो राग है वो किस ठाट में होगा, आसावरी ठाट में। आसावरी ठाट की पहचान क्या होती है, गा, धा और नी क्या होते हैं, कमोल हो जाते हैं। अब इसमें पूछ लेना उन्हें कि इसके विकृत स्वर कौन से होंगे, तो गा, धा, नी, कोमल, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन 69 के ऊपर। तो इन्होंने क्या पूछा 69 में, राग परज जो है किस श्रेणी का राग माना गया है। राग परज किस श्रेणी का राग माना गया है। तो राग परज जो है किस श्रेणी का है, इसका जो वादी समाधि होता है परज का वादी समाधि होता है शायद ता सप्तक का सा और पा। तो ता सप्तक का सा हो गया तो ये कौन सा आ जाएगा, उत्तरांगवादी। ठीक है, तो उत्तरांगवादी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है। हाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 70 में क्या बोल दिया इन्होंने कि कल्याण, बिलावल और खमाज स्वर की दृष्टि से किस वर्ग में समाविष्ट होते हैं। स्वर्ग की नहीं क्या ना, हाँ, स्वर की दृष्टि से। अब कल्याण की बात करेंगे तो इसमें क्या लगता है, मातीव्र। क्लियर। उसके बाद बिलावल में सभी शुद्ध, खमाज में सिर्फ निकोमल। अब यहाँ पे आ गया कि कोमल गाने वाले राग, तो नी तो कोमल है लेकिन गा कोमल वाला कोई राग नहीं है, तो मतलब कि ये नहीं होगा। अगला है कोमल रेधा वाले राग, रेधा भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, सभी शुद्ध वाले हैं तो ये भी नहीं होगा। अब है शुद्ध रेधा वाले, तो इसमें भी शुद्ध रेधा है, इसमें भी शुद्ध रेधा है, इसमें भी शुद्ध रेधा है।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है संदीप प्रकाश, नहीं। ठीक है, तो 70 का हमारा क्या आएगा, शुद्ध रे दवाले राग। अब उसके बाद आ जाते हैं 71 के ऊपर। आप इंग्लिश वाले जो है यहाँ पे मैं एक बार रोक देता हूँ, आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं हिंदी वाला, ये लो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हो इसका। तो मैं जो हूँ हिंदी में आपको थोड़ा पढ़ करके बताऊंगा। अगर आप लोगों को ये पूरा इंग्लिश में पढ़ के आंसर देना है तो आप इसको पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ पहले हिंदी वाले पे। भारतवर्ष में संगीत का उद्गम सृष्टि काल से माना जाता है। हमारे देवी देवता भी किसी न किसी वाद्य के साथ निरूपित किए जाते हैं। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय संगीत में अनेक प्रकार के वाद्यों का उल्लेख मिलता है, जिसमें तंत्री, सुशील, अवनद तथा घन प्रकार के शामिल जो है वाद्य शामिल होते हैं। तंत्री वाद्यों में लोक तंत्री वाद्यों में वैदिक काल से अनेक वीणाओं का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, और वीणा का परिष्कृत रूप सितार भारतीय संगीत में प्रचलित एवं सुमधुर वाद्य के रूप में आज भी विद्वान है। बिल्कुल बात सही है। जहां तक सितार वादन शैली का प्रश्न है, आधुनिक समय में सैन्य घराना, मेहर घराना, इटावा, जयपुर सैन्य आदि घरानों में यह सितार प्रचलित है। इन घरानों के कलाकारों की वादन शैलियों को जब समग्र रूप में देखा जाता है तो गायकी अंग और तंत्र अंग दो स्वरूप मिलते हैं। यहाँ एक और गायकी अंग में गायन से प्रभावित वादन होता है, वहीं दूसरी ओर तंत्र अंग के राग के साथ दाहिने हाथ से मिज़राब के बोल की प्रधानता परिलक्षित होती है, जो आलाप, जोड़ आलाप, गत, झाला आदि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इनमें मेहर घराने के सितार वादक कौन है? अब मेहर घराने का निखिल बनर्जी आएंगे। क्यों? ये अन्नपूर्णा जी से सीखे थे और अली अकबर खान से सीखे थे, और ये दोनों बहन भाई थे। कौन? अली अकबर खान और अन्नपूर्णा देवी। और इनके पिताजी का नाम क्या था? उस्ताद अलाउद्दीन खान। तो ये किस घराने से आ जाएंगे? मेहर घराना। क्लियर? उसके बाद 72 क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, इटावा घराना की परंपरा में सितार में मुख्य तारों की संख्या होती है। अब मैंने आप लोगों को 8वीं यूनिट करवाई थी वाद्यों की, उसमें सितार को लेकर के पूरा अच्छा एक्सप्लेन किया था। वहां पे हमारा था विलायत खान साहब के सितारों, विलायत खान साहब के जो सितार था उसमें तारों की संख्या के बारे में मैंने वहां पे वर्णन किया था। तो इन्होंने इनके तार में कितने, इनके सितार में कितने तार होते थे? 6। और वो किस किस में ट्यून करते थे? वो मंद्र का मा, मंद्र का सा, तीसरा तार मंद्र का गा में, चौथा मंद्र का पा में, पांचवा मध्य सा, छठा तार सा। क्लियर? उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है 73, इनमें से एक वैदिक काल में प्रचलित वीणा है। मूरज नहीं आएगी, प्रणव नहीं आएगा, रुद्र भी नहीं आएगी, विपंची आएगा, विपंची वीणा। ठीक है, बाकी ये कोई वीणा नहीं है इनमें से। हाँ, रुद्र वीणा है, लेकिन इसका वर्णन तो नाट्य शास्त्र में भी नहीं मिलता। ये आधुनिक काल में आकर के, सॉरी, मध्य काल में आकर के इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है, तो इसका मतलब वैदिक काल में भी नहीं होगा। तो इसमें विपंची वीणा बच गई। इस विपंची वीणा में कितने तार होते हैं? 9 तार। ये वीणा वाला टॉपिक जो मैंने आपको करवाया था 7-8वीं यूनिट में वाद्यों की लेकर के, तब मैंने ये आपको सारी चीजें, सभी वीणाएं आपको करवाई हुई है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 74। 74 में क्या बोला इन्होंने? इसमें इटावा घराने के सितार वादक है। इटावा घराने का दूसरा नाम क्या है? इमदाद खानी घराना। इमदाद खानी घराना।
इसमें इस घराने का संस्थापक और सबसे बड़ा जो मेन जिसका रोल था वो कौन थे? इमदाद खां। इनके पुत्र इनायत खां। ये कई बार मैं बता चुका हूं। इनके पुत्र विलायत खां और इनके पुत्र बिलास खां। ठीक है। तो अब इसमें बात आ जाती है कि इनमें इटावा घराने के कलाकार कौन है। सबसे पहले इनायत खान साहब का ये मैच हो गया हमारा, यानी बी जहाँ पे है वो हमारा होगा, जहाँ पे बी नहीं रखा ऑप्शन में वो हमारा हट जाएगा। बी इसमें रखा है, इसमें नहीं रखा, ये हमारा हट गया। इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो ए बी, ए सी और ए डी। तो अब जो है हमारे शाहिद परवेज जी, ये भी किस घराने से आ जाएंगे? इटावा घराने से। ठीक है, तो ये इटावा घराने के आएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी और डी। तो एक इसमें दे रखा बी और डी तीसरे में। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 75। इन्होंने क्या बोला है कि मेहर घराने के संस्थापक कौन थे? वही है अलाउद्दीन खान साहब। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सभी हमारा जो ये है 25 प्लस में 75, ये हमारे 100 क्वेश्चन का पेपर कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब नहीं सॉरी उसका क्या बोलते हैं टेलीग्राम का चैनल का आपको लिंक मिलेगा। आप उसमें ऐड होइएगा। डेली इसमें क्विज सेक्शन होते रहते हैं, डेली इसमें क्वेश्चन आंसर डालते रहते हैं, तो आप वो क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ में जितने भी वैकेंसीज या जॉब या भर्ती जो भी आती है संगीत को लेकर के, वहाँ पे अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। और साथ में जो भी क्लासेज या बैच हमारे चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको सारी अपडेट वहाँ पे मिलती रहेगी। तो इसलिए आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। जिनका भी कोई इंटरेस्ट है क्लास लेने का, तो आप टेलीग्राम के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारा 2021 का पेपर कंप्लीट सोल्व हो चुका है म्यूजिक का। और इसके बाद हम अब अगला जो शुरू कर रहे हैं तो वो हम करेंगे 2020 वाला। ठीक है।